आज की पहली खबर, डीजी आईएसपीआर की आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। जी हां, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका पिछले 3-4 दिन से अवाम इंतजार कर रही थी, पूरा पाकिस्तान इंतजार कर रहा था, बल्कि पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि डीजी आईएसपीआर आए और बैठकर ऑपरेशंस के बारे में, ये जो भी सानिया बलूचिस्तान के अंदर हुआ, क्या खोया, क्या पाया, क्या सिक्योरिटी लैप्स हुए, किस तरीके से ऑपरेशन हुआ, कितने लोग शहीद हुए, कितने हमारे फौजी शहीद हुए, कितने दहशतगर्द थे टोटल, कितने भागने में कामयाब हुए, कितनों को हमने हलाक किया, ये तमाम इंफॉर्मेशन कौम जानना चाहती थी। दहशतगर्द कहाँ से आए, प्लानिंग कैसे हुई, इसके पीछे कौन सा मुल्क था, जो राब्ते कहा जा रहा था वो कैसे थे, कितने थे, और बहुत सारे सवालात लोगों के जहन में थे और लोग कई दिन से इंतजार कर रहे थे। लेकिन डीजी आईएसपीआर साहब ने मेरी नज़र में बहुत बड़ी कोताही की कि उन्होंने 3-4 दिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि प्रेस के साथ किसी किस्म का इंटरेक्शन ही नहीं किया, किसी किस्म का रिकॉर्डेड मैसेज नहीं दिया, किसी किस्म की कोई मुसद्दका इत्तलात जो हैं वो भी मीडिया तक नहीं पहुंचाई। ये अब हम नहीं कह रहे, ये इनके अपने सहाफ़ी कह रहे हैं। आपको थोड़ी देर में नजम सेठी साहब का बयान रखते हैं, उससे पहले नुसरत जावेद साहब भी यही कह चुके हैं कि इन्होंने उनको कोई बात नहीं बताई और पाकिस्तान का मीडिया अंधेरे में था और इंफॉर्मेशन जानने के लिए हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो देखना पड़ रहा था। बहरहाल आज आखिरकार, जिसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आयद, लेकिन जब कई दफ़ा चीज़ें इतनी देर आए तो फिर दुरुस्त कहाँ से आयद, क्योंकि उसके अंदर से मीडिया की दुनिया में तो वक्त ही होता है। अब यही व्लॉग अगर मैं 2 दिन के बाद करूं तो आप इस व्लॉग को क्यों सुनेंगे, क्योंकि जो काम की बात इंफॉर्मेशन है वक्त के ऊपर, वो अगर आपको नहीं मिली तो उसके बाद बेवक्त का राग जो है उसे कोई नहीं सुनता। तो माजरत के साथ ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा, चलें बेवक्त तो नहीं कह सकता, लेकिन लेट राग था। तो ये जो लेट राग है इसको कम ही लोग सुनेंगे, क्योंकि लोग उससे पहले ही अपना या तो जहन बना चुके हैं या इंफॉर्मेशन जहां से उन्हें मिल सकती थी वो ले चुके हैं। और बकौल हुकूमत के हिंदुस्तान ने बहुत सारा इसके अंदर गलत मटेरियल जो फेंका है। तो मैं तो आपको भी कसूरवार समझता हूं कि जब आपको पता था कि इसमें मिस और डिस इंफॉर्मेशन चलनी है तो आपने वक्त पर करेक्ट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी। और कौन सा इतना अहम और मसरूफ काम था आपका कि इतना बड़ा मुल्क की तारीख का, शायद अपनी तरह का एक अनोखा वाकया, बल्कि दुनिया की तारीख का अनोखा वाकया, कि 440 पैसेंजर से भरी हुई एक पूरी ट्रेन ही यरगमाल बना ली गई और 4 दिन लगे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, हजूरे वाला। आखिरकार बहरहाल आज उन्होंने बैठकर वजीर आला बलूचिस्तान को साथ बिठाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो सबसे पहले तो लेट्स बिगिन विद एक चीज़ के, चलें 4 दिन बाद ही और बहुत सारा नुकसान करने के बाद ही डीजी आईएसपीआर ने अपनी गलती की निशानदेही की, खुद से माने तो नहीं, वो गलती की निशानदेही की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप कहेंगे ये कैसे, वो कैसे मान गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना गलत था। देखिए, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ना करना गलत था, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना गलत नहीं था तो वो आज क्यों करते, क्योंकि अब तो मामले को खत्म हुए 4 दिन हो गए, जो इन्फॉर्मेशन आनी थी आ चुकी, जैसी तैसी लोगों ने अपना ओपिनियन बना लिया, चीज़ें आगे चल पड़ी। तो इसका मतलब कि जो उन पर क्रिटिसिज्म हो रहा था, जो पाकिस्तान का मीडिया कह रहा था और प्रो एस्टैब्लिशमेंट लोग कह रहे थे, आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, मेरे ऑफिस ने वैसे परफॉर्म नहीं किया जैसे करना चाहिए था। तो उन्होंने अपनी गलती की दुरुस्तगी करने के लिए आज आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, आपका ओपिनियन है, आप उन्हें ये माने या ना माने कि उन्होंने गलती की दुरुस्तगी की या नहीं, लेकिन कम अज़ कम उन्होंने आज कोशिश की जो कोताही उनकी तरफ से हुई उसे मेकअप करने की। तो पहली तो लेट्स बिगिन विद, और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना ही अच्छी स्ट्रेटेजी थी तो फिर तो अभी भी नहीं करनी चाहिए थी, जाहिर है। तो इसका मतलब वो मान गए कि उनकी कोताही थी, इसीलिए उन्होंने अब इसको फिक्स किया है। अब उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने मालूमात दी, मालूमात वही थी। मालूमात अब ये पता चली कि 26, पहले 21 थे, अब पता चला कि 26 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, हमारे लोग, जिसमें पैसेंजर्स भी हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट के लोग भी हैं, और दहशतगर्दों का भी नंबर शायद थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, और उनकी हलाकतों का बताया, और थोड़ी बहुत उन्होंने ऑपरेशन के बारे। लेकिन ये उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि ये सिक्योरिटी में कोताही किसकी है, ये जो सैकड़ों के अंदर दहशतगर्द इकट्ठे हुए, ये कहाँ हुए, कैसे हुए, और ये किसकी जिम्मेदारी थी इनको टाइम के ऊपर टैप करना, इस इंफॉर्मेशन को किसने नहीं की। और बल्कि एक सहाफ़ी ने जब सवाल किया कि क्या ये कोताही नहीं, तो उन्होंने एक बहुत ही, उसे ये भी पता चलता है कि मे बी मीडिया भी एक आर्ट है। कल ही नईम बुखारी साहब ने उनको बताने की कोशिश की थी, एक तो प्रोपेगेंडा एक साइंस है, वो उन्होंने कहा, उसके साथ साथ ये एक आर्ट है। आपने बहुत ही शॉर्टेस्ट टाइम में सवाल लेके वापस जवाब देना होता है, जिसमें मंतक भी हो, इस्तदलाल भी हो, दलील भी हो, और लॉजिक भी हो, और कॉमन सेंस भी हो।
अब सहाफ़ी सवाल कर रही हैं कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कि इतनी बड़ी आपके खिलाफ दहशतगर्दी हो गई और पता नहीं चला उससे पहले। तो आगे से उनको जवाब क्या दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि देखें आप सहाफ़ी हैं, आप भी तमाम लीड्स पे काम नहीं कर सकती, आपको बहुत सारी लीड्स आती होंगी लेकिन आप उन पे काम नहीं कर सकती होंगी, पूरे पाकिस्तान की स्टोरीज़ के ऊपर आप काम नहीं कर सकती। डीजी साहब, यू आर, आई थिंक यू आर मच मोर इंटेलिजेंट देन दिस। लाइक ये जवाब तो आपके लांस नायक को भी नहीं देना चाहिए माजरत के साथ। वो एक इंडिविजुअल से आप बात कर रहे हैं, वो आगे इदारा नहीं बैठा हुआ। अगर आप एक बड़े अखबार से ये बात करें तो बड़ा अखबार कहेगा कि हाँ हम अपनी लीड्स के ऊपर काम करते हैं और हम सारी स्टोरीज पर काम करते हैं। हमारे पास 7 लाख की फौज है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ये नहीं कह सकती कि लीड मिली थी और इस पर काम नहीं किया। और खुसूसी तौर पर अब तरीन साहब गालिबन सहाफ़ी हैं, उन्होंने अब सियासत पीके को इंटरव्यू देते हुए ये बता दिया है कि जाफर एक्सप्रेस को 2 दिन पहले सिक्योरिटी खदशात की वजह से वापस मोड़ा गया था। जी हां, उसे रोक लिया गया था पिछले बल्कि वापस ले गए थे उसे एक स्टेशन पर क्योंकि सिक्योरिटी के खदशात थे और पिछले कई महीनों से वहां पर दहशतगर्दी हो रही है। तो आपका एक सहाफ़ी को ये कहना कि सारी खबरें तो आप भी नहीं कर सकते, उस सहाफ़ी के नीचे 7 लाख बंदा दे दें फिर वो कर लेगा कुछ ना कुछ, काफ़ी सारी खबरें वो कर लेंगे। तो ये जवाब था नहीं। जवाब दिया जा सकता है कि हमें कुछ और टिप मिली थी या मिस हो गया या इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन ये जवाब देना, ये एनोलॉजी ड्रॉ करना कुछ इंप्रेसिव नहीं था। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। आज डीजी साहब ने जो नंबर्स दिए वो आपके सामने हमने रखे हैं। अब उनके जवाब में हमें तो छोड़ दें, हमारे बारे में तो वो कहते ही हैं बागी, गद्दार और पता नहीं क्या कुछ, और उनके ख्याल में हमने तनकीद ही करनी है। अब जरा जो बहुत ही प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब जो एक किस्म का इनसे बातचीत करके ही खबर देते हैं, आप जरा उनकी अब जो इसके अंदर इस्तदलाल है उसको सुन ले। मैं जावेद चौधरी साहब की बात कर रहा हूं, सुनिए वो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में किस तरीके से डीजी साहब की इंफॉर्मेशन को गलत साबित कर रहे हैं या डीजी साहब को गलत साबित कर रहे हैं। सीधा सीधा कह रहे हैं कि डीजी साहब जो है वो दुरुस्त इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, कोई दाल में काला है। ये जरा सुनिए जावेद चौधरी क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम कहेंगे तो बहुत तकलीफ होगी। सुनिए। अब देखें, जो DGISPR का क्लेम था वो क्लेम था कि 440 मुसाफिर थे उस ट्रेन के अंदर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा कि 339 मुसाफिरों को बचाया गया। अब अगर आप इनकी तादाद में से 339 को अगर 440 में से निकालें तो 101 बच जाते हैं। अब 101 में से अगर 21 लोग शहीद हो गए हैं तो 80 लोग रह जाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया कि 80 लोग कहां पे हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल यह है कि वो मिसिंग है और इनको जो दहशतगर्द अपने साथ ले गए। अगर कोई लोग मिसिंग है तो उनका ताल्लुक भी अफवाज पाकिस्तान के साथ है, जो सिपाही उस वक्त थे उस ट्रेन के अंदर, उनको यरगमाल बना के वो पहाड़ों पर ले गए। वो वाज़ेह तौर पर 70 से 80 कह रहे हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी के जो हमारे जवान हैं या हमारे एहलकार हैं वो मिसिंग हैं, या वो ले गए साथ या उनको शहीद कर दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कहूँगा तो फिर आपने कहना है कि ये तो बस मेरे पे तनकीद बराए तनकीद है या इनका मिशन ही यहाँ पर अनारकी फैलाना है। तो आप अब सुन लीजिए कि ये जावेद चौधरी साहब आपको ये बता रहे हैं कि 70 से 80 लोग जो हैं, क्योंकि नंबर मिल नहीं रहे, नंबरों के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन है। आपने कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम पर यह बताया कि ऑपरेशन खत्म हो चुका और उसमें 21 लोग शहीद हुए और कोई मुसाफिर जो है वो शहीद नहीं हुआ ड्यूरिंग ऑपरेशन। 21 लोग आपने कहा ऑपरेशन से पहले शहीद हुए, ड्यूरिंग ऑपरेशन कोई नुकसान नहीं हुआ और उनके 33 जो दहशतगर्द थे वो हमने हलाक कर दिए। ये प्रिसाइजली आपकी स्टेटमेंट थी। आज आप बिल्कुल ही डिफरेंट बयान दे रहे हैं। आज आपने कहा ऑपरेशन के दौरान भी कुछ लोग उठ के भागे और उनको गोलियां लगी और वो शहीद हुए और उनको भी बीच में ऐड कर दिया गया है। तो जाहिर है उस वक्त भी आप जख्मी होना तो चले आगे पीछे हो सकती है इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत, लेकिन आज उस वक्त ऑपरेशन के बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जाहिर है आपके पास हतमी डाटा था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बिल्कुल मुख्तलिफ डाटा दे रहे हैं या कुछ मुख्तलिफ डाटा दे रहे हैं, तो ये भी एक बड़े कंसर्न की बात है कि उस वक्त की स्टेटमेंट में और अब की स्टेटमेंट में फर्क क्या है। फिर एक और चीज देखने में मिली है कि हुकूमत हिंदुस्तान का किसी तरह से नाम लेती है, फॉरेन ऑफिस भी लेता है, हमारी फौज नहीं लेती है। आजकल हिंदुस्तान का नाम बस अशारों कनायों के अंदर लिया जाता है और ये क्या कोई अमेरिका बहादुर या किसी और के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये मैं समझना चाह रहा हूं। अगर हुई है, इसमें कोई नेशनल इंटरेस्ट है तो ओके, नेशनल इंटरेस्ट में अगर कोई फैसला किया गया है तो कोई मजायका नहीं, लेकिन क्या ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि हमारी फौजी क़यादत की तरफ से हिंदुस्तान का नाम नहीं लेना, ये फॉरेन ऑफिस ने या ख्वाजा आसिफ या किसी और से बयान दिलवाना है। वैसे तो अभी तक ख्वाजा आसिफ ने भी हिंदुस्तान के बारे में कोई बात नहीं की। जब उन्होंने कहा था कि हमने 20 लोगों को पाकिस्तान में आकर मारा है तो ख्वाजा आसिफ ने आगे पकौड़ों के बारे में ट्वीट किया था कि एक पकौड़े में कितना तेल होता है। लेकिन आगे चलते हैं, आगे उन्होंने एक दलील दी, मीन इन्फॉर्मेशन से ज्यादा आज लेक्चर ही दे रहे थे वो कौम को। एक तो दलील उन्होंने ये दी कि मिसिंग पर्सन्स तो अमेरिका और भारत में भी होते हैं,
तो पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन्स को इतनी अहमियत क्यों देते हैं आप लोग, और बयानियाँ लेकर फौज पे क्यों चढ़ दौड़ते हैं? अब ये मुझे समझ नहीं आई। मैं भी अमेरिका के साथ कम अज़ कम 15-20 साल से अमेरिका में ही रहता हूँ, या इसी के साथ मुंसलिक हूँ बहुत तरह से। मैंने तो ऐसे नहीं सुना कि किसी बंदे को कोई बयान देने पे चुक लिया जाए। अगर कोई चुका जाता है तो अदालत के अंदर उसको लेके जाया जाता है, पता होता है। इस तरह तो कोई मिसिंग नहीं होता। तो ये इस एग्जाम्पल की मुझे कुछ समझ नहीं आई। और फिर अपने ही लोगों को, अमरीकी शहरियों के बारे में तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है। हमारे तो अपने ही लोगों को ऐसे उठाया जाता है कि पता ही नहीं लगता, अगले दिन उसके घर वालों को नहीं पता चलता। फिर लाशें मिलती हैं, कितनी अमेरिका में ऐसे लाशें मिलती हैं लोगों की कि वो मिसिंग होते हैं, बाद में उनकी लाशें मिलती हैं। यस, हमारे कुछ जो ज्योग्राफिक प्रॉब्लम्स हैं, हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, मैं हर चीज़ का 100% आपको कसूरवार नहीं ठहराता, लेकिन कम से कम ये बात को तो इस तरह से ना करें ना। यू नीड टू बी स्मार्ट टू से द सेम थिंग। एनोलॉजी एक और आपने बहुत ही रफ किस्म की इस्तेमाल कर दी कि अमेरिका और वहाँ भी होता है। अब लोग आपसे सवाल पूछ लेंगे कि क्या अमेरिका में इलेक्शन चोरी करती है वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट या टॉप जर्नल्स? क्या वो चोरों को लाकर बिठाते हैं इलेक्शन पर? क्या वो किसी अपने साले मोहसिन नकवी को लाकर होम मिनिस्टर बना देते हैं? क्या अमेरिका के अंदर ज़राअत उनकी कर रही है जो फौज है? या ये सारे काम जो हैं, जो हम करते हैं, ये सारे काम अमेरिका के अंदर हो रहे हैं? क्या अदालतों के ऊपर ऐसे कब्जा करती है वहाँ की जो जर्नल्स हैं और अपनी मर्जी के जज लगवाते हैं? क्या वहाँ पर अपोजिशन लीडर को मर्जी से जेल में डाल देते, इद्दत और निकाह के जो केसेस बनाते हैं? तो अब सवाल तो फिर आपसे बहुत सारे थे। अगर आपने अमेरिका और भारत की एग्जांपल देनी है तो फिर वहाँ से तो सवाल जो हैं वो बहुत हैं कि हमारे क्यों सहाफ़ी, वकला, सियासतदान, आम शहरी क्यों गायब कर दिए जाते हैं, मिसिंग बना दिए जाते हैं, महीनों मिसिंग रहते हैं। उसके बाद वो आते हैं और वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी मेरा इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये अमेरिका में होता है? मतलब मैं हैरान हूँ कि आप खुद ही कहते हैं, आप बहल मुझे मार वाला आपका काम है, आपको ये एग्जाम्पल देनी ही नहीं चाहिए। मतलब आप वाई आर यू आस्किंग फॉर ट्रबल? मतलब कि आप लोगों से और ज़्यादा तनकीद चाहते हैं, आप लोगों के दुखती हुई रग के ऊपर और हाथ रख रहे हैं कि वो आपका कंपैरिजन करें कि वहाँ क्या होता है और यहाँ क्या होता है। अच्छा जी, अगली जो बात है वो ये है कि आपके जो बयानात में तजाद तो हमने कह दिया। फिर अफगानिस्तान का किरदार, भारतीय असर रसूख, अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। सरफराज भुगटी साहब ने कहा तालिबान हुकूमत के बावजूद भारत का अफगान असर रसूख बढ़ रहा है। तो जनाब ये सफारतकारी की नाकामी है ना। भारतीय जो सेक्रेटरी खारजा है वो अफगान वजीर खारजा के साथ यूएई के अंदर मुलाकात करता है, मिडल ईस्ट के अंदर मुलाकात करता है, एंड उस टाइम हम अफगानिस्तान के खिलाफ बयान ठोकते हैं। हमारे ख्वाजा आसिफ कहते हैं हम अफगानिस्तान के अंदर जाकर हमले करेंगे और मारेंगे। आप करें अगर वहाँ दहशतगर्द हैं, भाई इसके पब्लिक बयान आप क्यों देते हैं? आप ये अफगान तालिबान को जो है वो इंस्टिगेट कर रहे हैं कि जंग शुरू हो जाए हमारी उनके साथ। आप इससे भी सख्त काम करें, लेकिन वो एक हमारा नेबरिंग कंट्री है, उन्हें एतमाद में लेके, जैसे अमेरिका हमें एतमाद में लेके मीन आप लोगों की हुकूमतों के अंदर ड्रोन हमले करता था और हम चुप करके करवाते थे, वैसे ही आप नहीं उनके साथ कोई अरेंजमेंट कर सकते कि आप खामोशी से ये काम करें और आप ऐसे बयान ना ठोकें जिससे आगे उनको भी बयान देना पड़े। अब तालिबान ने उनके इस बयान को गैर दानिशमंदाना और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है, और कल को अब वो हिंदुस्तान के हक में कोई बयान दे देंगे या हिंदुस्तान कह देगा कि अफगानिस्तान पर हमला, हम पर हमला तसव्वुर होगा, या कोई भी वो ट्रीटी साइन करने। तो जिस तेजी से आप कभी अमेरिका का असला उनसे छीन के वापस अमेरिका को देने की बातें करते हैं, कभी अफगानिस्तान के अंदर घुस के हमले करने की बातें करते हैं। हमले आपने करने या नहीं, मैं वो उस पर बात नहीं कर रहा। अगर ज़रूरत है तो ज़रूर उनके साथ बातचीत पहले कीजिए, सफारती सतह पर उन्हें एंगेज कीजिए, उसके बाद फौजी ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो भी कीजिए, लेकिन आपने खुद ही उन्हें एक सॉवरन मुल्क डिक्लेयर किया हुआ है और वो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ रही है सारी उम्र, और 40 साल तो इस तरफ से लोग उधर जिहाद करने जाते थे। अब आप ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इधर को आ रहे हैं अब लड़ाई करने के लिए, तो 40 साल हम भी उधर जाते रहे जिहाद करने के लिए। तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ के ऊपर भी सोचना चाहिए कि हमें इतनी तेज़ी क्यों है अफगान तालिबान को अपना दुश्मन बनाने की, हम रोज़ क्यों इतने बयान दे रहे हैं। फिर खलीजी जो ममालिक में सफारती असर कमज़ोर हो गया है, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात वेस्ट जो है वो खलीजी ममालिक के थ्रू अब वो सीधा ही सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्कों के थ्रू जो है वो अफगानिस्तान के साथ डील करना शुरू हो गए, क्योंकि उनको लगता है कि एक तो हमारा रेट बहुत था, रेट में कोई पैसों में नहीं कह रहा, ओवरऑल स्ट्रेटेजिक रेट हमारा बहुत ज़्यादा था, हम बहुत करते थे, हम नखरे बहुत करते थे, तो उन्होंने हमें बीच में से वैसे ही काट दिया है। तो अब सीधा ही हिंदुस्तान जो समझा जाता था कि अशरफ गनी की हुकूमत प्रो इंडिया है और एंटाई पाकिस्तान है, तालिबान प्रो पाकिस्तान होंगे और एंटाई इंडिया होंगे, वो भी अब रिवर्स हो रहा है। जो एंटाई इंडिया गवर्नमेंट समझी जाती थी तालिबान की, वो सफारती ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, वो ताल्लुकात के अंदर गहराई लेकर आ रहे हैं, और हम रोज़ बयान देकर कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान के साथ हमारे मामलात, अफगान तालिबान की मैं बात कर रहा हूँ, ख़राब हों और इस बॉर्डर से भी हमारे खिलाफ जो है वो मामलात खराबी की तरफ जाएँ।
अच्छा जी, शायद वजह ये कि इमरान खान के खिलाफ बयानिए को हवा देनी है, हमने इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसा माहौल क्रिएट करना है और उस चक्कर में हम अपना ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है इसके ऊपर भी तुले हुए हैं कि हमने कोई ना कोई जंग शुरू करनी है, कोई ना कोई बातचीत करनी है। तो अब वो जो हमारा एक इम्पैक्ट था, इंपॉर्टेंस थी, वो भी माइनस हो गई क्योंकि अब मुज़ाकरात भी वो अरब कंट्रीज़ के थ्रू ही कर रहे हैं। उसके बाद अफ़गानिस्तान के जो हिंदुस्तान से रिलेटेड मामला भी मैंने आपके सामने रखे, लेकिन एक चीज़ के डीजी साहब ने कहा कि मीडिया ने बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन दी। अब नजम सेठी का बयान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नजम सेठी साहब ने यह कहा है कि इस तरीके के माहौल बना हुआ था, उनका मैं बयान आपको पढ़ के बता देता हूं। हमारा मीडिया खामोश बैठा रहा और हमें इंडियन इतना बड़ा हादसा हो गया, हमारा मीडिया और हमारा DGISPR खामोश बैठा रहा और हमें इंडियन मीडिया से पता चला वहां क्या हो रहा है। BBC और इंडियन मीडिया लगातार हमें बताता रहा कि वहां पर क्या सिचुएशन है। मौजूदा दौर में खबर छुपाना नामुमकिन है। हमारे हाथ पांव फूले हुए थे और इन्हें कोई समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या है। सोशल मीडिया में ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। ये नजम सेठी साहब आपके बारे में कह रहे हैं, नाम भी लिया उन्होंने बयान के अंदर आपका, और आपके बारे में सर कह रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि इतना बड़ा हादसा हो गया और हमें इंडियन मीडिया को सुनना पड़ा और BBC को देखना पड़ा। ये तो ऐसे लगता है कि हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। हुआ क्या है, हुण करिए की ये नजम सेठी साहब आपसे पूछ रहे हैं कि आप अब पूछते फिर रहे हैं, या आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि हुण करिए की। इससे पहले नुसरत जावेद साहब भी अपने प्रोग्राम में वाजे तौर पर यह कह चुके हैं कि हमें इंडियन और वहां से पता चलता रहा है दूसरे मीडिया से, और वो कहते रहे कि आप हमें कोई तस्वीर ही दे देते, हम दिखा के उसके ऊपर को खबर दे देते। मुझे खबर देंगे तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे जाकर दूंगा। तो ये दोनों सहाफ़ी जो हैं, ये कोई प्रो इमरान खान सहाफ़ी नहीं है। ये कोई जिन लोगों को आप शैतान कहते हैं, शैतानी मीडिया कहते हैं, जिन लोगों को आप कहते हैं इंतशारी टोलाई, उसमें से नहीं है। ये आपके बड़े करीब हैं। ये दोनों कह रहे हैं कि आपका जो ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट या मीडिया मैनेजमेंट या ओवरऑल इस इंसिडेंट के अंदर जो आपकी जिम्मेदारी थी ISPR की, उसमें यू फेल्ड। ये दोनों जर्नलिस्ट कह रहे हैं। इन दोनों के बयानात मैंने आपके सामने रखे हैं। आगे इंडिया ने हुकूमत पाकिस्तान के इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है कि पाकिस्तान में बलोच अलहदगी पसंदों के जरिए ट्रेन हाईजैकिंग के ताज़ा वाकयात ये समेत नस्ली तशद्दुद के वाकयात में वो मुलव्वस हैं। पढ़ी मैंने इसलिए है कि उनकी स्टेटमेंट ऑफिशियल है। तो हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया कि हमारा कोई लेना देना, जाहिर है वो करेंगे, उनका है भी लेना देना तो वो करेंगे ही, जाहिर है। दूसरी तरफ जाफर एक्सप्रेस हमला, अफगानिस्तान की जानब से पाकिस्तानी इल्जामात की तरदीद। पाकिस्तान गैर जिम्मेदाराना बयानात की बजाय अपने अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो दे। आया जज्बात, मतलब एक तरफ ईस्टर्न बॉर्डर पे तो था ही था ऐसा मामला हमारा हिंदुस्तान के साथ, अब वेस्टर्न बॉर्डर पर भी हमने वैसा ही मामला पूरी कोशिश करके हमने के साथ किया। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।